देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो सियासी हलचल है और उसमें ये है कि पख्तूनख्वा में नई जमात तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बन गई है, जिसको परवेज खटक जो है अब लीड करेंगे और हेड करेंगे। परवेज खटक सरबराह मुकर्रर हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके पीटीआई के कई रहनुमाओं ने परवेज खटक की जमात में शमूलियत की तरदीद कर दी है। दूसरी जानिब जहां ये सियासी मंजरनामा है, वहीं पर शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि निगरां वजीर आजम के लिए 2 बड़ों में फैसला हो चुका है, हमें एतमाद में नहीं लिया गया है। जहां पर एतमाद में नहीं लिया गया, वहीं पर अब वजीर आजम ने निगरां सेटअप के लिए मुशावरती अमल शुरू कर दिया है और उसमें वजीर आजम इत्तेहादियों से मशवरे के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मुशावरत करेंगे। वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा ने भी ये बता दिया है। तो ये इस वक्त सियासी मंजरनामा है जिसमें ओवरऑल ये सियासी सूरत हाल है, लेकिन वो अपोजिशन लीडर जिसको अपोजिशन लीडर माना ही नहीं जा रहा होता, क्या वाकई उससे मुशावरत हो सकेगी और क्या वो वाकई कोई नाम दे सकेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब ना सिर्फ ये, वहीं पर जहां सियासी मंजरनामे में एक हलचल है, वहीं पे आज की अहम डेवलपमेंट की बात करें और वो ये कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि कलअदम टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों से मुल्क की सलामती को खतरा है। मईशत बहाली के हवाले से कहा गया है कि जी हर कोशिश की जा रही है मईशत को बहाल करने के हवाले से भी, और इसके अलावा बात ये की गई है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियां देने वाले जवानों को खराजे अकीदत भी पेश किया गया है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में। और इसके अलावा कहा गया है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी और दीगर दहशत ग्रुपों से मुल्क की सलामती को खतरा है। 258वीं ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है और फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर भी गुफ्तगू की गई है आज। तो इंतहाई अहम, आपको मालूम है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें अहम फैसले किए जाते हैं जो कि मुल्क के इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी सूरत हाल है इस वक्त, और स्पेशली सिक्योरिटी और स्ट्रेटजीज वाइज उसको मॉनिटर किया जाता है और उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। आर्मी चीफ का कहना था कि मारूजी तरबियत हमारी पेशावराना महारत का खासा है, कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से बचाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। साथ ही ISPR के मुताबिक फोरम को इक्तिसादी बहाली मंसूबे, सरमायाकारी, ज़राअत, IT से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई है और मदनियात और दिफाई पैदावार के शोबों में फौज के किरदार से भी आगाह किया गया है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत इक़दामात पर भी फोरम को ब्रीफिंग दी गई है और शुरा ने अज़्म का इजहार किया है कि मईशत बहाली के लिए इक़दामात को हर मुमकिन तकनीकी और इंतजामी मुआवनत दी जाएगी। तो जी वेरी वेल इंपॉर्टेंट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज एक और हुई और इसके हवाले से भी बात करेंगे। सियासी मंजरनामे पे भी मैंने जैसे कि आपको कहा कि जी एक हलचल है। दूसरी जानिब जी MQM ने वार्निंग दे दी है कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं करेंगे, जिसके ऊपर वजीर इत्तलात, सूबाई वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हम MQM को सीरियस ही नहीं लेते। तो एक आपस में बैठ के मिलके जो इस वक्त फैसले करिए जमातें, वो अगर एक दूसरे को सीरियस नहीं लेती तो फिर किसको सीरियस लेती हैं? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। इन सारी चीज़ों पर जी बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से नवाबजादा इफ्तिखार साहब हैं, मुआविन खुसूसी हैं बराए वजीर आजम, आपको खुशामदीद कहती हूँ। मोहम्मद अबू बकर साहब हैं, MNA हैं MQM पाकिस्तान से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन करेंगे, दिफाई दस्तियाकार हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले नवाबजादा इफ्तिखार अहमद साहब आपकी तरफ आती हूँ। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुशावरत कर रहे हैं निगरां सेटअप के लिए, और ख़ास तौर पे निगरां सेटअप में जो अब बात होगी वो इस हवाले से बात होगी कि निगरां वजीर आजम कौन होगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि 2 बड़ों का फैसला हो चुका है और हमें एतमाद में नहीं लिया, उन्होंने गिला किया है। जबकि खबर यह है कि अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो ऑपोजिशन लीडर से भी मुशावरत करेंगे। तो ऐसी सारी सिचुएशन में गिले शिकवे भी सामने आ रहे हैं
और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के। पीपल्स पार्टी इस सारी सिचुएशन को कैसे देखती है और आपका क्या मौक़िफ़ है? जी जी शुक्रिया जी। इसमें देखें कि जहां तक वज़ीर आज़म साहब की बात है तो उन्होंने अपने इत्तेहादी जमातों से भी मशवरा कर रहे हैं और साथ ही अपोजिशन लीडर जो आइन का तकाजा है कि जो अपोजिशन लीडर हैं उनसे भी उन्होंने मशवरत करनी है जी। और जहां तक शाह महमूद साहब के कंसर्न्स हैं जी जी नवाबजादा इफ्तिखार साहब, नवाबजादा इफ्तिखार साहब आपको आवाज आ रही है? अच्छा चलें, देयर सम टेक्निकल ग्लिच हमारी टीम बता रही है। लेट अस कनेक्ट विद हिम अगेन एंड देन वी विल कम बैक टू हिम। मैं अबू बकर साहब की तरफ जाती हूँ। इन मीनवाइल मोहम्मद अबू बकर साहब, ये आप लोगों ने कहा है कि जी पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं करेंगे क्योंकि ये वज़ीर दाखिला का बयान था राना सनाउल्लाह साहब का 2 दिन कबल का कि जी पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात होंगे। और फिर शर्जील इनाम मेमन साहब आज कहते हैं कि हम तो एमकेएम को सीरियस ही नहीं लेते। तो फिर या आपको तो कोई सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कैसे अपनी बात बनवाएंगे? नहीं, हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसने ये कहा है कि पिछले टेन्योर में ये तय हुआ था, तमाम सियासी जमातों ने इस बात पे इत्तेफाक किया था कि नई मरदमशुमारी के तहत जो है ना नए इलेक्शन होंगे। तो और उस नई मरदमशुमारी पे 25 अरब रुपए तकरीबन मुख्तस किए गए, उससे खर्च हुआ है। तो ये 25 अरब खर्च करने का मकसद क्या था कि आप नई मरदमशुमारी कराएं और नई मरदमशुमारी के तहत से डिलिमिटेशन हो और डिलिमिटेशन कंप्लीट करने के बाद फिर इलेक्शन कराए जाएं। तो अब अगर एक गरीब मुल्क जिसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बदहाली का शिकार रही, जिसके पास पैसे नहीं है, जो IMF से कर्जे लेके मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में 25 अरब रुपए का खतीर रकम अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे खर्च किया है तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट होना मिलना चाहिए, उसके ऊपर कोई ना कोई रिजल्ट सामने आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ये फर्म का पैसा है, ये अवाम का पैसा है, लोगों का टैक्स का पैसा है। तो इस तरह से नहीं, तो और इस पर तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक किया था। तो हमने तो उस बात को दोहराया है और वो बात जिसको सबने तस्लीम किया था उस बात को उनके गोशगवार किया है कि तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इस बात पर इत्तफाक किया था कि अगला और पिछले और एक रूलिंग भी है कि ये इलेक्शन तो चलो इस 2017 के मरदमशुमारी पे कर रहे हैं, लेकिन अगला इलेक्शन जो है वो नए मरदमशुमारी और नए डिलिमिटेशन पे होना चाहिए। तो वो बातें आज हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने उन तमाम सियासी जमातों को और ऊनादारों को भी एक मरतबा रिपीट कराया है। ये आपका और हम सबका सियासी फैसला था, लिहाजा इसको नजरसानी की जाए। नहीं, आपने तो ये कह दिया ठीक है, लेकिन आपने ये मुतालबा किससे क्या है? हुकूमत में बैठी पीपल्स पार्टी, उनके वजीर इत्तलात ये कहें कि जी हम तो एमक्यू को सीरियस नहीं लेते। व्हाट डज इट मीन फिर? नहीं, हमने तो सबसे किया है, हमने तो वफाक से किया है ये मुतालबा। जाहिर सी बात है कि मरदमशुमारी का जो अदारा है वो वफाक के जेरे तमाम है, उसका वजीर जो है वफाक का। तो हमने तो उनसे कहा है कि आप मरदमशुमारी जो है ना जो आपने करवाया है और जो अभी हनूज उसमें अभी बातें हैं और उसको अभी जारी है, क्योंकि उस पर भी हमें एतराजात थे और हर जगह ये बात कोट की जाती रही है कि जो मरदमशुमारी हो रहा है कराची में, जब किसी फवायद की बात हो तो वहाँ पे 3.5 करोड़ की बात होती है। जब किसी जगह पे बात की जाए, किसी डॉक्टर को या किसी सफाई की बात की जाए, अगर यहाँ पे जराइम की बात की जाए तो फौरन जवाब आता है अदारों की तरफ से मुतल्लिका कि जनाब ये 3.5-4 करोड़ की आबादी के शहर को इतनी आसानी से तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यहाँ पे इतने मसाइल। लेकिन जब हम इसी को कहते हैं कि 3.5 करोड़ की आबादी इसको तहरीरी तौर पर भी ले आया जाए तो फिर वहाँ पे पर चलते हैं और वहाँ पे फिर मरदमशुमारी के अंदर जो है ना कभी 1.5 करोड़ की बात होती है, कभी 2.25 करोड़ की। और आज भी इतनी शोर मचाने पे, इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे, इतने वजीर आजम से 7-8 मुलाकातें करने के बाद और ये तकलीफ सिर्फ एमक्यूएम को
महसूस करती है, क्योंकि शायद किसी और को ये नुकसान नहीं पहुंच रहा। वो नुकसान इंटेंशनली पहुंचाया जा रहा है, इस शहर की आबादी को इंटेंशनली कम किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल जो शहर पूरे पाकिस्तान को एक बड़ा रेवेन्यू देता है, एक बड़ा टैक्स कलेक्शन जहां से होती है, उस शहर की आबादी को कम से कम यहाँ की हुकूमत हो या रियासत हो अगर नहीं गिनेगी तो ये एक मायूसी की बात है। और इसीलिए हम अपने शहर के हक को हासिल करने के लिए इस्तदा कर रहे हैं और हर दरवाजे पे जा रहे हैं कि इस शहर के लोगों को, इस शहर की असल आबादी को गिनी जाए। और सिर्फ कराची की नहीं, हम तो ये कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जहां कहीं भी मरदमशुमारी हुई है वो सही और साफ और शफाफ मरदमशुमारी होनी चाहिए, ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिल सके। ओके, नवाज अदब से खान साहब वापस आपके पास आऊंगी। सर, आप डेफिनेटली अब कनेक्ट हो गए हैं वापस। मैं चाहूंगी कि पहले सवाल का जवाब मुकम्मल कर लें जो आप कर रहे थे। जी जी, मैं उस वक्त इसी बात कर रहा था कि जहां तक शाह महमूद कुरैशी साहब की बात है, तो उन्होंने खुद ही असेंबली से इस्तीफे दिए, खुद ही वो लोग असेंबली से चले गए। जो उनके बाकी लोग असेंबली के अंदर थे, तो जाहिर है फिर अपोजिशन लीडर उन्हीं में से बनना था। अब आइन का तकाजा भी यही है कि अपोजिशन लीडर से मशरावत के बाद ही प्राइम मिनिस्टर जो है ना फैसला करेंगे। वो अपने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आइंदा कुछ दिनों के अंदर जो है ये फाइनल हो जाएगा केयर टेकर सेटअप का। ओके, डन हो गया। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ है, मैं उनकी तरफ भी जाऊंगी। सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे आ रही है आपकी आवाज। ओके सर, आपकी आवाज लेकिन हमें थोड़ी स्लो हो रही है, थोड़ा लाउड बोलिएगा। सर, सवाल ये कि आज हमने देखा है कि पाक फौज से शोबा ताल्लुकात ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 258वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलू पर भी गुफ्तगू की गई है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें नजर आ रही है वो ये कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों से मुल्क की सलामती को खतरा है, इसके ऊपर बात की गई है। आज आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आज कोर कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको याद होगा कल वापस आए ईरान से, वहाँ से ईरान की लीडरशिप से जी क्या बड़ी डिटेल में उन्होंने ये टेररिस्ट के बाद बात की है, TTP की बात की है, जो अफगानिस्तान की बात की है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान दोनों स्टेक होल्डर है। नॉर्दर्न लैंड की तरफ ईरान का ज्यादा कंट्रोल है, साउथ की तरफ पाकिस्तान का। तो दोनों मलिक मिलकर अफगानिस्तान के बात इस पर ज्यादा करोगे, यही बात हो चुकी है। वहाँ पर मीटिंग हुई है, काफी डिस्कस भी की गई है। लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले जो कोर कमांडर ने बात की हुई है, उन्होंने अपने जो जवानों ने सुप्रीम सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं और वो खत्म कर रहे हैं, इसको बड़ा सराहा है। और इसमें वो हर किस्म की लफ्ज़ार लवाकीन भी हैं, फौज अपने शहीदों को बहुत ख्याल करती है, उसके बारे में डिस्कशन हुई है। फिर उसके साथ ये बात भी की गई है कि मुल्क में अब जो दहशतगर्दी है इसको कैसे कंट्रोल करना है, TTP के लिए रास्ता कैसे तंग करना है। पहले इन खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, बहुत कामयाब ऑपरेशन किए हैं, और अब इसको कैसे ख़त्म करना है। ज़ाहिर है कि इसके लिए पाकिस्तानी मदद की बहुत ज़रूरियत है, ये भी बात की गई है। फिर उन्होंने खास तौर पे जो एक स्पेशल इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई है सिंध, जिसमें वो तमाम फौज असिस्ट करेगी, और इसके अंदर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर। फिर आपने देखा कि वो IT की बात की जा रही है, फिर मिनरल और माइनर मिनरल की बात की जा रही है। ये सारी चीज़ें बताया कि क्या फौज का ख्याल है, कैसे लेके चलना है। कोर कमांडर में कॉन्सेप्ट लिया गया, उसमें बात की गई है। इसी तरह जो लिम्स की बात है, जैसे लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आर्मी 44 लाख एकड़ रकबा जो है उसको अनकल्टिवेटेड वेस्ट लैंड है, उसको कैसे रिक्लेम करने हैं, उसके लिए क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, उस पर बात हुई है। जो एक बहुत अहम है, ये नेशन बिल्डिंग में बहुत अहम काम पाएंगे। लेकिन ज़्यादा फोकस आई एम श्योर ईरान की जो ईरान पे गए हैं, वहाँ जो उनसे मुलाकात हुई है, वहाँ अस्करी पक्के के बात हुई है, फौजी तावन की बात हुई है, दफाई तावन की बात हुई है, तालीम की बात हुई है, टेररिज्म की बात हुई, सारी चीज़ें प्रेसिडेंट से भी बात हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ चेंज में जाके वहाँ बात की, उन्होंने भी इस बात को सराहा और कहा कि हमारे आपस में कॉपरेशन और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और फिर जो पाकिस्तान ने इस्लामी है उनसे भी मुलाकात हो। तो आई थिंक ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव 2 दिन की मीटिंग थी, जिससे आगे कोर कमांडर को ब्रीफ भी किया होगा, जिसको मुझे यकीन है कि एनएस बहुत दूर से बताई देखें।
जी बिल्कुल, इस पे मैं यही कह रही हूँ कि ये जो सिक्योरिटी सूरत हाल पे बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी गई है, ख़ास तौर पे अंदरूनी सिक्योरिटी के हवाले से और बैरूनी भी बात हुई है। आप इसको कैसे देख रहे हैं टीटीपी वाले ज़मन में ये जो दीगर दहशतगर्द ग्रुप है वो कौन से हो सकते हैं, और ये कितना इस वक्त इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा है कि दहशतगर्दी के पस मंज़र में हमारे जवानों ने बड़ी शहादतें दी हैं और हम रेगुलरली देख रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्योंकि दुनिया को रियलाइज़ भी कराना है वंस अगैन, जो लास्ट हमने देखा है कि स्टेट प्रेशर जो आया है इंडिया और अमेरिका की तरफ से मोदी साहब के विजिट के बाद भी, तो हम तो खुद इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस वक्त इफेक्टेड है। और इस सारी सूरत हाल पे मैं चाहूँगी थोड़ा सा एनालिसिस कर दीजिए। जी हेलो, जी जी जी, आवाज़ आ रही है? आरिफ नवाज साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है, उनको दोबारा कनेक्ट करते हैं जी, दोबारा बात करेंगे इस पे। बड़े इंपॉर्टेंट आज की जी ये जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इसके पे मैं मूविंग बैक टू अबू बकर साहब की तरफ भी जाऊंगी। अच्छा अबू बकर साहब, ये अभी जो सूरत हाल है मरदम शुमारी के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे, अब चूँकि मेरे साथ ताज हैदर साहब भी थे 3 दिन पहले प्रोग्राम में, और वो भी अपने रिजर्वेशन जो उनके हैं कंसर्न्स वो शो कर रहे थे, ख़ासतौर पे पर्टिकुलरली मरदमशुमारी के हवाले से, कि जी उन्होंने भी बताया कि जी ओवरऑल तो ये कोई 8 करोड़ की आबादी होनी थी सूबे की, और पता नहीं कितनी कर दी गई है, और इस तरह से और फैक्ट्स के साथ भी बात कर रहे थे, जिसमें जो है वो डेटा के ऊपर डिटेल में उन्होंने बात की। तो ये तो इस वक्त कंसर्न सिर्फ एमकेएम के नहीं, जैसे कि भी आप बता रहे हैं कि कंसर्न पीपल्स पार्टी के भी हैं, ये कंसर्न और सियासी जमातों के भी आ रहे हैं कि जी मरदमशुमारी। तो फिर ये जो बात वफाकी वजीर दाखिला कह रहे हैं कि जी पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात होंगे, और अगर वो इसी पे अपना रहते हैं तो फिर एमकेएम ने क्या करना है, कैसे फिर आप लोग इलेक्शन की तरफ जाएंगे? और चूंकि आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं, तो आपकी वजीर आजम से कोई इस पे इन बात हुई है, कोई बहुत पर्टेनेंट पर्टिकुलर कि जी हाँ जी ये इसके ऊपर हमने ये फैसला करना है? जी अबू बकर साहब, अबू बकर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा चलिए, मैं एक ब्रेक की तरफ भी जा रही हूँ जी, मुझे एक ब्रेक लेना है। आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, वापस जाऊंगी जी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की तरफ। मैं उनसे सवाल करी थी और अनफॉर्चुनेटली डिस्कनेक्ट हो गया था। हारिस नवाज साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी अच्छा हारिस नवाज साहब, मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल ये अगेन मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पे जो तफसीली ब्रीफिंग दी गई है, और खास तौर पे जो टीटीपी के हवाले से बात की गई है, और दीगर दहशत ग्रुपों से जो मुल्की सलामती को खतरा है, इसके हवाले से मैं चाहूंगी थोड़ा सा ब्रीफली एनालाइज करें, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि जब प्रेशर आता है, जब मोदी विजिट करते हैं अमेरिका का, और वहां पे किस तरह से और दीगर मामला पे भी हम देखते हैं, पाकिस्तान तो खुद इस वक्त दहशतगर्दी का जो है उसको खतरा है पाकिस्तान में सलामती को। तो फिर कैसे आप इस सारी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं? जी देखें, आज की कौमी स्टाफ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की है, खासतौर से क्योंकि वो ईरान भी गए हुए थे, ईरान की लीडरशिप से, मिलिट्री लीडरशिप से सबसे डिस्कशन करते हैं, खासतौर से दिफाई मामलात में, अस्करी मामलात में, उसके बाद दहशतगर्दी के ऊपर और ट्रेनिंग के ऊपर, तालीम के ऊपर बातें की हैं। और उसके साथ पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बड़ी दी की है कि जो एक्सट्रीम सेक्रीफाइसेज में हमारे ट्रुप्स भी जो शहीद हो रहे हैं मुल्क के लिए, मुल्क की बका के लिए, सलामती के लिए, अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए, उसमें बड़ा जोर दिया, जिसमें ज़ाहिर फौज इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस होती है शहीदों के लिए और शहीदों के लबाइसिन के लिए। सेकेंड जो बात की गई तो ये दहशतगर्दी जिस तरीके से मुल्क में हो रही है, और हमारी बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज लोग कंटोनमेंट पर आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने आए दहशतगर्द आए थे, वांटेड के वो बच्चों को और औरतों को एक रंगमाल बना के तो अपने मुतालबात रख लेते। वो फौज ने बहुत कुछ अस्तूबी से पेशवाराना सलाहियतों को मुजाहरा करते हुए तमाम के तमाम उनको मार दिया। फिर उसके बाद सुई के मुकाबले भी ऐसे मसला हो गया, तो ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके तो चीफ हमेशा अपने कोयटा में जब गए थे तो बड़ा तशवीश का इजहार किया था ईरान अफगानिस्तान से कि अफगानिस्तान को भी समझ आनी चाहिए
और उनको अब इस बात का ख्याल करना चाहिए कि उनको कैसे अपने मुल्क से जो दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं इनको रोकने की जरूरत है। ये वादा भी याद कराया कि दोहा में इन्होंने खुद वादा किया था कि हम अपनी सरजमीन किसी दहशतगर्द तंजीम को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। तो यही बातें वो ईरान में भी हुई हैं। फिर इसके साथ तो उन्होंने खास तौर पर इम्पोर्टेंट बात की है, वो ये थी कि जो एक पाकिस्तान आर्मी ने एक नेशन बिल्डिंग के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए, जिसमें हमने देखा कि एक स्पेशल इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है जिसमें चीफ आर्मी स्टाफ खुद भी हैं, और इसके साथ ही एक आर्मी ने अपना एक इनिशिएटिव लिया जो कि पूरे पाकिस्तान की जो बेस लैंड है, अनकल्टिवेटेड लैंड है, उसको रिक्लेम करने के लिए तकरीबन 44 लाख एकड़ रकबे को आर्मी आबाद करेगी, कल्टीवेट करेगी, फिर छोटे काश्तकारों को हैंड ओवर कर देंगे। इंप्रेशन ये जो दिया गया है इस वक्त फौज कब्जा कर लेगी। फौज का कोई इरादा नहीं है, फौज सिर्फ चाहती है कि कॉटन, बीज, शुगर, इन सब की शुगर केन की इनकी यील्ड बढ़ जाए, रिसर्च की जाए, और इसके लिए एक लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाए जिससे 2 GHQ में जैसे FATF में थे उसका होगी टीम, और वो सिविल गवर्नमेंट को असिस्ट करेगी और हमारे ट्रुप्स लोग इन्वॉल्व होंगे, एक्सप्लॉयटरी दी जाएगी। ये स्टार्ट कर दिया गया है। तो आई थिंक इस तरह की बातें कौंसल में की गई है। सेकंड लास्ट में ये बात भी की गई, ट्रेनिंग ऑपरेशन रेडीनेस आर्मी जो पूरा साल रहती है उसको और कैसे एनहांस करना चाहिए और ज़्यादा कैसे लोगों को ऑपरेशन बताया जाए, ट्रेनिंग की जाए, उनकी जिस तरीके से ट्रेनिंग की जा रही है सब मैक्सिमम जो अनकन्वेंशनल वार्फेयर उसके बाद की जाए। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड कोर कमांड कॉन्फ्रेंस, प्रोडक्टिव है। आई एम श्योर कि इसके दूर नतीजे आने शुरू हो जाए। राइट, वेरी वेल। मैं यही एक्चुअली पूछना चाहिए थी। दूसरा मैं क्विकली बस चाहूंगी आपसे इस बात पे भी बता दें कि मर्दमशुमारी के ऊपर जो एतराज़ात आ रहे हैं आप इसको कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल अब पार्टीज आपस में इस पे लड़ पड़ी हैं कि जी पुरानी मर्दमशुमारी पर होंगे इंतखाबात, नई पे कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? जी रेडा में से पूछते हैं। जी आपसे ही पूछ रही हूँ। ओके रेडा, देखें ये एक बहुत शोर पॉइंट है, कब से है, कराची के लोग एमक्यू बड़ा इतराज कर रही है और पहले भी मर्दमशुमारी हुई है, अभी कुछ अच्छे को बारी हो रही है, कौम को बहुत पैसा भी लगता है और डिजिटाइजेशन ऑफ सेंसिस की जा रही है, लेकिन जो इतराज़ात हैं वो ज़रूर उनके दूर होने चाहिए। आई एम श्योर कि यहाँ की आबादी कराची की बहुत ज़्यादा है, हमें मालूम है कि 2.5-3 करोड़ के करीब है, लेकिन वो नस्ल में 2.25 करोड़ 2 करोड़ के करीब निकली है। इसके साथ ही साथ वो भी अभी ये बात की जाती है कि इसकी लिमिटेशन नहीं हुई है, हल्का बनियां नहीं हुई है, शायद पुराने सेंसिस इलेक्शन होंगे, नए इलेक्शन सेंसिस इलेक्शन होंगे। तो मेरे ख्याल में ये अब सियासतदानों को बैठ के इसका हल निकालना चाहिए और अभी भी 2-3 महीने हैं, अगर 2 महीने में ये अपना सारा जल्दी खत्म करें। मेरे ख्याल पंजाब की 5 सीटें कम हो जाती हैं, बलूचिस्तान की बढ़ जाती हैं, वट एवर दे आर खुशी, क्योंकि हल्का बनियां बनेंगी तो फिर लोग अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे और एक शेड्यूल निकालना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो ये जितनी जल्दी करेंगे उसको ठीक करना चाहिए, वरना वही बात है कि एतराज़, काउंटर एतराज़ और फिर इलेक्शन के ऊपर बातें उठाई जाए। ओके, नवाबजादा इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊँगी। सर ये मुशावरत वाली बात तो आपने बताई, बिल्कुल डेफिनेटली होने भी जा रही है, मगर ऑन द सेम साइड हम देखते हैं कि जहाँ ये मर्दमशुमारी का मामला है वहीं पर एमकेएम की वार्निंग आई है कि जी चंद दिन ताखिर होती है तो हो जाए, पर इलेक्शन शफाफ हो और नई मर्दमशुमारी, नई हल्काबंदी और नई वोटर लिस्टों पर हो। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? जी नवाबजादा। देखिए खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो अपने कंसर्न किए हैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के इन्हें डिस्कस करने चाहिए। और जहाँ तक ये बात है कि अब 4 साल के एक जो साबका गवर्नमेंट थी उसका हिस्सा रहे हैं, उस वक्त भी इनके पास ये मौका था कि ये इस चीज़ को टेकअप करते। और अब जबकि इलेक्शन सर पे हैं और तकरीबन मेरे ख्याल है कि असम्बलियों की मियाद भी 20-25 दिन बाकी है, और अगर नई हल्का बंदियों की बात होगी सेंसिस के हिसाब से तो फिर इलेक्शन कमीशन कहेगा कि जी मुझे तो कम से कम 4 से 6 माह चाहिए मजीद, तो फिर ये इलेक्शन डिले होंगे। अब आईनी तकाजा भी ये है कि असेंबली डिसॉल्व अगर अपनी म्याद जब पूरी करती है 12-13 को तो अगस्त को, तो विद इन 60 डेज इलेक्शन होने हैं। तो ये बहुत मुश्किल इससे नई मर्दमशुमार पर फिर उसके से हल्का बंदी और सारा जी।
ओके, ठीक हो गया। अबू बकर साहब आपकी तरफ आऊंगे। अबू बकर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, जी लेकिन बहुत से लोग दोनों जी की तो बात नहीं। जी अबू बकर साहब, जी अभी सवाल, थोड़ी आवाज आ रही है। जी जी, सवाल यही है कि सिमिलरली कि अब चूंकि मरदमशुमारी का जो मामला है उसमें टाइम भी चूंकि कम रह गया, जैसे कि नवाबजादा इफ्तिखार साहब भी कह रहे हैं, सो अगर नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन नहीं होते तो क्या आप लोग इलेक्शन में नहीं जाएंगे, बॉयकॉट करेंगे जनरल इलेक्शंस का? देखें, ये तो हमने अभी इलेक्शन में कब डेट अनाउंस होता है और कितना वक्त लगता है, तो अभी तो वक्त है हमारे पास भी और हुकूमत के पास भी और उन अदारों के पास भी कि जो मरदमशुमारी के हवाले से वर्किंग कर रहे हैं। मरदमशुमारी के ऊपर अब एक और टास्क फोर्स है जो कि 5% एरियस को लेके और उसको दोबारा वो चेक कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कहाँ तक ये मामला जाते हैं और कब इसको वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप जब करते हैं तो वाकई शहर की जो एक्चुअल आबादी है उस तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। तो हमने तो तमाम अदारों को इस बात से बाखबर किया है कि अभी तक कराची की जो असल आबादी है वो आबादी को गिना नहीं गया है। और सिर्फ मरदमशुमारी ही मसला नहीं है, बल्कि एक नया मसला खड़ा हुआ है जिस पे हमने बड़ी वर्किंग की है, और वो है वोटर लिस्ट के ऊपर वोटरों का गलत इंतराज। इसके ऊपर मैंने खुद भी बात की थी एज ए चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट्री अफेयर्स। उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे भी आते हैं। तो मैंने उनको ये बात कही थी कि कराची के वोटरों की एक बड़ी तादाद ऐसी है कि आपके पास जो शनाख्ती कार्ड है कराची में, उसके ऊपर 2 एड्रेसेस होते हैं। एक परमानेंट एड्रेस होते हैं और बाज लोगों के एड्रेसेस उस पर टेम्पररी भी होते हैं। तो अगर वोटर का जो इंदराज है जिस जगह पे उसको डाला जाएगा उस एड्रेस के मुताबिक, या उसके परमानेंट एड्रेस के ऊपर उसका वोट होगा या उसके टेम्पररी एड्रेस पे होगा। लेकिन एक बड़ी तादाद हमने ऐसी निकाली है कि जिसमें वोटर अगर उसके 2 एड्रेस हैं तो उन दोनों पे उनके वोट का इंदराज नहीं है, बल्कि वो किसी तीसरे जगह पे उसका वोट जो है ना डाला गया है। इसके ऊपर हमने एक्सरसाइज भी किया है। इलेक्शन कमीशन को जब हमने ये बताया तो उन्होंने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है, लिहाजा हमने आकर अपने लोगों को जो हमारा तंजीमी स्ट्रक्चर है इस पर बाकायदा वर्किंग कराई। और आज खालिद मकबूल सिद्दीकी और राब्ता कमेटी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो सारे सबूत और शवाहिद के साथ किया है। और हम इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात करेंगे और मुलाकात की है और वो तमाम सबूत इकट्ठा किया है। हमारा ये मुतालबा है कि आप इलेक्शन से पहले अगर सही डिलिमिटेशन नहीं करते, इलेक्शन से पहले आप जो वोट देने का हक है वोटर को, अगर वो हक उसे नहीं देते और वो वोट उसका कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं जो कि शनाख्ती कार्ड के एड्रेस के मुताबिक नहीं है। इसमें 2 तरीके हैं। एक तो वो है कि लोग अपने एड्रेस तब्दील कर देते हैं, किराए पे होते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं, तो वो तो एक अलहदा मसला है। और उसको भी एक आसान सहल एक तरीकाकार होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि फॉर्म भरो और ये करो। ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, नादरा की जिम्मेदारी है कि मेरा एक शनाख्ती कार्ड है, मेरे शनाख्ती कार्ड पे मेरे घर पे अगर 20 वोटर रजिस्टर्ड हैं, एक ही घर के एड्रेस पे शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और 20 अफराद वहां रहते हैं 18 साल से जायद उम्र के, तो फिर उनका एक ही पोलिंग स्टेशन और एक ही इलाके के अंदर उनका वोट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे अपने घर के 3 वोट ऐसे थे जो कि मुख्तलिफ दूसरे कराची के दूसरे इलाकों में मेरे 2 भाइयों का वोट जो है वो लांडी में था, जबकि वो शाह फैसल के। तो इसके ऊपर हमने वर्किंग की है और तकरीबन अभी जो वर्किंग की है तो 20 से 25% ऐसे वोट हैं जो शनाख्ती कार्ड के दिए हुए एड्रेस के मुताबिक उनका वोट नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी ये दानिस्ता है, नादानिस्ता है, और ये काम अवाम का नहीं है, वोटर का नहीं है, बल्कि ये अदारे का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है, नादरा का काम है कि जब आपके पास एक शनाख्ती कार्ड मौजूद है और उस शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक एड्रेस मौजूद है तो वोटर का वोट उस शनाख्ती कार्ड के एड्रेस के मुताबिक उस हल्के में उस पोलिंग बूथ पे होना चाहिए। तो ये अभी हम इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी मुलाकात एक करते जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से और वो सबूत और शवाहिद के साथ लेकर जा रहे हैं ताकि इसका कोई हल निकले। वरना ऐसा इलेक्शन जिसके अंदर वोटर को वोट देने के हक से महरूम रखा जाए, ऐसा इलेक्शन जिसमें सही मरदमशुमारी ना हो, तो ये एक सवालिया निशान होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, यही मेरा सवाल भी था। मैं नवाबजादा इफ्तिखार साहब आपकी तरफ भी आऊंगी। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, आपको आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल। साहब जो बात मोहम्मद अबूबकर साहब कर रहे हैं और जो रिजर्वेशन वो शो कर रहे हैं खास तौर पे जो हुकूमत की दीगर सियासी जमातें हैं, क्या वो भी ऐसे ही समझती हैं कि इस तरह के इश्यूज हैं? क्योंकि ताज हैदर साहब थे 2 से 3 रोज कबल जब प्रोग्राम में, तो वो भी रिजर्वेशंस तो शो कर रहे थे मरदमशुमारी के ऊपर। तो फिर इस तनाजुर में क्या पीपल्स पार्टी भी पुरानी मरदमशुमारी के हवाले से इंतखाबात में कहेगी कि जी हो या नए? क्योंकि PMLN का तो आ गया मौके, राना सनाउल्लाह साहब बता चुके हैं 2 रोज कबल, MQM अपना शो कर रही है तहफ़्फ़ुज़ात की नहीं जी पुरानी पे नहीं हो सकते, और पीपल्स पार्टी इसको फिर कैसे देखेगी? क्या पुराने वाले के साथ जाएंगे या नई वाले के साथ इनबाउंड होंगे? देखिए, मैंने यही पहले भी अर्ज किया कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के डिस्कस करने वाली बातें हैं। हमारे MKM के भाइयों को भी चाहिए कि उनके साथ बैठ के डिस्कस करें, और बाकी भी पार्टीज जो हैं सारा। अब सिर्फ बात ये आ रही है कि हमारे पास आगे टाइम नहीं है इतना। अब देखिए कि अगर इलेक्शन कमीशन को आज आप ये कहते हैं तो इलेक्शन कमीशन तो कहेगा कि जी मुझे 5 से 6 माह चाहिए मरदमशुमारी को, और फिर हल्का बंदियां वगैरह सारा। तो इस तरीके से तो फिर 23 में इलेक्शन ही नहीं हो सकते, ये 24 में भी जाके बड़े लेट जाके इलेक्शन होंगे। तो ये सारी बातें हैं। बहरहाल अगर ये तमाम सियासी जमातें बैठे और बैठ के प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस करें तो अल्लाह करेगा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ओके, हारिस नवाज साहब आप हैं हमारे साथ मौजूद? ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब को मेरे ख्याल से आवाज़ जा नहीं रही है। ठीक है, ये बिल्कुल ऑफ कोर्स एक तो मरदमशुमारी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर पुरानी मरदमशुमारी पर ही इलेक्शंस होंगे तो फिर किस तरह से होंगे, और अगर नहीं होंगी तो फिर हल्का बंदियाँ, वोटर लिस्ट, ये सारे मामलात हैं जिसको देखना है आगे आइंदा आने वाले दिनों में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली ये बड़ा कंसर्नफुल भी है, क्योंकि ये सारे मामलात अगर जल्द से जल्द हल नहीं होंगे तो इलेक्शंस की जो ट्रांसपेरेंसी है और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात हो रही है उसके ऊपर एक अगैन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जी इसी के साथ जी बहुत शुक्रिया नवाबजादा इफ्तिखार साहब आपका, मोहम्मद अबूबकर साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।